सो जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू दी चैनल। सो जैसा कि आपको पता है कि हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज़ कल से हमने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर मिल जाएगा। आज हमारा वर्ल्ड मैप का है डे 2। आज है हमारे वर्ल्ड मैप का डे 2। ठीक है, आज हम कुछ और बेसिक बातों को देखेंगे और बेसिकली आज आपका ये जो बेसिक लेक्चर है ये पूरी तरीके से एंड हो जाएगा और कल से हम अपने और जैसे कंट्रीज़ हो गई और आपके करेंट्स हो गए या जो भी मैंने आपसे वादा किया है सीरीज़ के अंदर वो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आज थोड़े से और बेसिक्स के ऊपर आ जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया था, आइलैंड के बारे में बताया था, आपके बे के बारे में बताया था, ग्रीक के बारे में बताया था, क्रीक के बारे में बताया था, गल्फ़ के बारे में बताया था और भी कई सारी चीज़ें मैंने आपको कल के क्लास में पढ़ाई थी। प्लीज़ सबसे पहले उस क्लास को देखिएगा, तभी आप यहाँ पे वो कनेक्टिविटी फील कर पाएंगे और वो क्लास का जो मज़ा होता है वो आप ले पाएंगे। ठीक है, तो आज हम कॉन्टिनेंट्स में थोड़ा सा और हम चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊँगा अबाउट सार्क। जिन लोगों को नहीं पता कि सार्क क्या है, कैसे है, क्या होता है इसमें, कब इसकी फॉर्मेशन हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो के अंदर आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, सो पहले हम ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम आएंगे इस वाले पोर्शन पे। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो टोटल हमारे पास हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स। मैं आपको पूरे के पूरे नोट्स बनवाऊंगा, मैं कुछ भी पीपीटी में बना के नहीं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं खुद अपने हाथ से लिख रहा हूँ। आप भी प्लीज़ एक नोटबुक लेके बैठिए और जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो खुद से अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास इन टोटल, जिसमें हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जैसा कि मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था, हमारा जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो हमारा कॉन्टिनेंट आता है, मैं ये ऑर्डर वाइज लिख रहा हूँ, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले और जो सबसे छोटा है वो सबसे बाद में। तो सबसे बड़ा है आपका एशिया, फिर आता है अफ्रीका। बिल्कुल परेशान नहीं होना अगर आपको लोकेशन को लेके कोई भी दिक्कत है, देखो नीचे मैंने मैप रखा है। ठीक है भाई लोग, सब कुछ मैं आपको डिटेल से इस मैप के थ्रू समझाऊंगा, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस क्लास में अपना फोकस बना के रखना है। ओके, फिर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पे आपका आता है साउथ अमेरिका। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इससे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं वो भी मैं आपको इस क्लास के दौरान समझा के जाऊंगा। ठीक है, साउथ अमेरिका। और फिफ्थ नंबर पे आपका आता है एंटार्क्टिका। ठीक है, इससे मैं कुछ आपको चीज़ें कनेक्ट कराता हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा एंटार्क्टिका। ठीक है, मेरे पेन को ध्यान से देखिएगा, ये आपका पूरा एंटार्क्टिका है। इंटरेस्टिंग थिंग इज़ ये पूरा का पूरा बर्फ़ है। ठीक है, लिखा देता हूँ, मैं आपको लिख लिख के बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 1 क्या है, आइस। मेरे दोस्त, हम लोग अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स से मुझे याद आया कि कल ठीक शाम को 6 बजे आपका वो सरप्राइज़ रिवील होने वाला है जिसकी मैंने पहले वीडियो में बात करी थी। ठीक है, आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको हमारे चैनल पे पहली वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरा ओवरव्यू, स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ बताई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आइस है। अभी रिसेंटली करंट अफेयर में आपने एक टर्म सुना होगा या आप जनरली भी सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, हमारा जो पॉल्यूशन है
नो डाउट वो पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पेड़ पौधे हम लोग इतने काटते हैं, ट्रीज़ मतलब आए दिन कहीं ना कहीं ट्रीज़ कटते ही रहते हैं, कटते ही रहते हैं, ठीक है। तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। इसकी वजह से आप सिर्फ एक बार इमेजिन करके देखो, जब ये पूरी की पूरी आइस पिघलेगी, ठीक है, ये पूरी की पूरी आइस पिघलेगी तो जो हमारा ये ओशियन है, क्या उसका पानी का लेवल बढ़ेगा? सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि अगर यार मैं कहता हूँ कि एक गिलास पानी है, मैंने एक बर्फ़ का टुकड़ा लिया, वो बर्फ़ का टुकड़ा उस गिलास के पानी में डाल दिया। अब वो जो बर्फ़ का वॉल्यूम है, ठीक है, जब वो सॉलिड टू लिक्विड में आएगा तो कुछ पानी का वॉल्यूम वो बढ़ा देगा। आप सोचो जब एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही आइस है, ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ही आइस है, जब ये पिघलेगा तो ओशियन का लेवल कितना बढ़ेगा। और जब ओशियन का लेवल बढ़ेगा तो जितने भी कंट्रीज़ हैं, कंट्री से मेरा मतलब है स्टेट, ठीक है, एक बार हम यहाँ पे टर्म यूज़ कर लेते हैं स्टेट। स्टेट थोड़ा सा अप्रोप्रिएट टर्म होगा। जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, या जो भी कंट्रीज़ हैं जो समुद्र के आसपास हैं, जैसे यहाँ पे सपोज़ मैं ले लेता हूँ कि हमारा मुंबई, ठीक है, मुंबई आपका पानी के पास है, या हमारा चेन्नई हो गया, या आपका ये आइलैंड हो गया, ठीक है, या अभी जिससे हमारा रिसेंट करंट में काफ़ी विवाद भी चल रहा था, हालांकि अभी रिलेशंस काफ़ी बेटर हो गए ड्यू टू इंडियाज़ डिप्लोमेटिक पॉलिसी, जो हम लोग करंट अफेयर्स में भी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। मालदीव्स, ठीक है, आपका मालदीव्स, ये मालदीव पूरा का पूरा एक आइलैंड है, ठीक है, ओशियन में पूरा का पूरा ये आइलैंड है। जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये सारे देश होंगे। और किसी भी कंट्री के लिए अगर आपको पता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कनेक्ट कराता हूँ कि किसी भी कंट्री के लिए जो पोर्ट्स होते हैं ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है फ्यूचर ऑफिसर्स। जो हमारे पोर्ट्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये हमें हेल्प करते हैं ट्रेड में, ठीक है। और आप थोड़ा सा जनरल तरीके से सोचो, या मैं आपको ये कंसेप्ट बताता हूँ कि कोई भी नेशन, ठीक है, मैं प्योर हिंदी में बता रहा हूँ, कोई भी नेशन, कोई भी देश महान बनता है सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड की वजह से। महान कोई देश कैसे बनता है? अगर उस देश की इकॉनमी बेहतर है, ठीक है, देश की अगर इकॉनमी बेहतर है तो वो देश की गिनती आप एक डेवलप नेशन में करोगे, ठीक है। महान थोड़ा सा दूसरा टर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पे टर्म यूज़ करना चाहूँगा डेवलप नेशन। अगर देश की इकॉनमी अच्छी है तो आप उसे जो है डेवलप नेशन की कैटेगरी में रखोगे, ठीक है। देश की इकॉनमी कैसे बढ़ेगी? ट्रेड करने से। ट्रेड क्या करना है कि जो आपको अपना एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा करना है, ठीक है, यानी कि आपको चीज़ों को इन्वेंट ज़्यादा करना है, चीज़ें बनानी ज़्यादा है, ठीक है। ट्रेड से आप ये मत समझ लेना कि यार कोई कंट्री सिर्फ इंपोर्ट कर रही है, चीज़ें ले रही है, पैसे दे रही है, तो उसके पास अल्टीमेटली तो पैसे कम हो जाएंगे ना, ठीक है। मैंने आपसे कोई चीज़ ली और आपको पैसा दिया तो मेरे पास तो पैसा कम हो गया, तो मेरी इकॉनमी उस केस में तो बेटर बन नहीं सकती। लेकिन मैंने आपसे 10 रुपये की चीज़ ली, ठीक है, मैंने आपसे एक पैकेट बिस्किट लिया 10 रुपये का और आपको 2 पैकेट मैगी बेच दी, ठीक है। एक पैकेट मैंने आपसे बिस्किट लिया, ठीक है, आपको 10 रुपये देकर, और मैंने आपको अपनी बनाई हुई 2 पैकेट मैगी बेच दी। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज़ जस्ट फॉर फन, कोई भी इसे सीरियस मत लेना, ठीक है। 2 पैकेट मैगी मैंने बेच दी 28 रुपये में, तो यहाँ पे मुझे तो डायरेक्ट 18 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक कंडीशन तो मेरी बेटर होगी, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो हम आते हैं यहाँ पे कि जब ये आइस पिघलेगी तो इससे हमारे जो भी स्टेट्स हैं या जो भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं जो ओशियन में हैं, ठीक है, या ओशियन के आसपास हैं, जो भी यहाँ पे आपके शहर हैं, ये आप देख सकते हो इस साइड पे या इस साइड पे, या आप यहाँ देख लो, ये देख लो, ये देखो, ठीक है। जो भी शहर, जो भी स्टेट आपके ओशियन के किनारे हैं, उनका डूबना तय है जैसे जैसे आपका पानी का लेवल बढ़ेगा, ओके। इस एंटार्क्टिका को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एंड दैट इज़ नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट। वाइट क्यों सर जी? बर्फ़ की वजह से। किसकी वजह से? बर्फ़ की वजह से, ठीक है। कभी आपसे पूछे कि कोई कॉन्टिनेंट है क्या जो मोशन कर रहा है अभी भी? वैसे तो सबको ही मोशन करता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से, ठीक है। प्लेट्स जब आपस में टकरा रही हैं तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट तो सबके अंदर भी हो रहा है, ठीक है। और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम अपने आने वाली सीरीज़ जो होगी हमारी फिजिकल जियोग्राफी की, ठीक है, उसमें मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कंसेप्ट है,
ओके, तो आपको और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि ज़मीन के अंदर कई सारी हमारी प्लेट्स हैं। जब वो प्लेट्स टकराती हैं तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है। तो अगर आपसे कभी पूछे एक स्पेसिफिक टर्म देके कि कौन सा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, मुझे बताओ कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जो आपका मोशन कर रहा है। ठीक है, हिंदी मीडियम गतिशील, इंग्लिश मीडियम वालों को भी अगर ये टर्म मोशन से कोई, वैसे तो आप लोग काफ़ी फैमिलियर होगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो वाले हो, आप लोग काफ़ी फैमिलियर होगे, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो ये टर्म आप याद रख सकते हो, दैट इज़ गतिशील। कि गतिशील महाद्वीप कौन सा है, महाद्वीप इन द सेंस कॉन्टिनेंट। गतिशील कॉन्टिनेंट या ऐसा कॉन्टिनेंट जो मोशन कर रहा है तो वो भी है आपका एंटार्क्टिका। इसे हम गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, गतिशील महाद्वीप, महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट और गतिशील आप सिंपल समझ सकते हो मोशन। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है। ये चीज़ें मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी आपको मैप के थ्रू भी चीज़ें दिखानी है। ये आपका पूरा हो गया एशिया का महाद्वीप। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा ये आपका हो गया एशिया। वेट, ठीक है, अब थोड़ा सा आप अप्रॉक्स में अब ये सारी चीज़ें भी ले लेना, ऐसा नहीं कि सर ने एकदम एग्जैक्टली ड्रॉ किया है तो एग्जैक्टली उतना ही है। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा हो गया एशिया। ठीक है, मुझसे कोई पूछेगा कि रशिया क्या हमारा एशिया का पार्ट है या यूरोप का पार्ट है, तो रशिया बेसिकली आपका यूरोप का पार्ट है, लेकिन उसका जो मैक्सिमम आपका जिसे हम कहते हैं पार्ट, मैक्सिमम हिस्सा वो आपका एशिया के अंदर में आता है। फिर भी सर हम उसे यूरोप के अंदर क्यों काउंट करते हैं? बिकॉज मेरे दोस्त उसकी जो कैपिटल है दैट इज मॉस्को। ठीक है, रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। तो जो उसकी कैपिटल है वो बाय डिफॉल्ट यूरोप में चली जाती है। ठीक है, इस वजह से हम जो है क्या कहते हैं, रशिया को यूरोप के अंदर काउंट करते हैं। बाकी उसका मैक्सिमम जो पोर्शन है वो एशिया के अंदर ही लाई करता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 1 एशिया। ठीक है, मैं यहाँ ऐसे बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, ये सेकंड नंबर का मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये जो दूसरे नंबर का है ये पूरा का पूरा आपका हो गया अफ्रीका। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा हो गया अफ्रीका। ये जो आपका है ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ ये आपका हो गया हमारा नंबर 3 दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका। मैं NA लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ये नीचे उसके जस्ट नीचे आ गया आपका साउथ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल वैसे ही उसी सीक्वेंस में याद करिएगा जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आप कभी नहीं भूलोगे। नंबर 1 एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। नंबर 5 पे हमारा आ गया एंटार्क्टिका। ठीक है, नंबर 5 पे हमारा आ गया एंटार्क्टिका। ठीक है, फिर से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका। वापस से एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका। आई होप आपको याद हो गया होगा, एक बार आप खुद से रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसमें वैसे कुछ बहुत ज़्यादा समझने वाला है नहीं, फिर भी एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका। और आपका 6 नंबर पे आता है हमारा यूरोप। ठीक है, यूरोप, ये आपका हो गया पूरा का पूरा यूरोप। ओके, ये कोई भी मैप की ऐसी कंट्रोवर्सी मत लेके आना यार कि एशिया में सर आपने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, ये भी एशिया का पोर्शन है। ये थोड़ा सा आप लोग समझ लेना कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे मैप पे ना, मैं आपको बॉर्डर नहीं समझा रहा हूँ किसी कंट्री का, वो हम आगे देखेंगे अपने आगे के लेक्चर में। फ़िलहाल समझने के लिए समझिए कि आपका ये हो गया एशिया। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, तब साउथ अमेरिका। कैसे आना है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ओके, फिर आना है एंटार्क्टिका पे, उसके बाद ऊपर भागना है यूरोप की तरफ। ये आपका हो गया यूरोप। ठीक है, सबसे जो हमारा डेवलप कॉन्टिनेंट है उसे हम कह सकते हैं यूरोप। ठीक है, यूरोप हमारा सबसे ज़्यादा डेवलप कॉन्टिनेंट है। दुनिया में कहीं पे भी बवाल हो रहा है उसकी जड़ कौन है? यूरोप। ठीक है, यूरोप
पीपल भी लाइक कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, बट मेन थिंग इज अरे यार वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप में हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में हुआ, ठीक है। दुनिया में कहीं पे भी मार होती है उसमें अमेरिका जो है अपना हथियार देता है, रशिया अपना हथियार देता है, ठीक है। यूरोप वालों ने ही जो है अभी आपके यहाँ पे वॉर यूक्रेन, ठीक है। तो जितने भी आप देखो कि इतिहास में जाके, हिस्ट्री भी मैं आपको आने वाली सीरीज़ में अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम और अच्छे तरीके से इस कंसेप्ट को समझेंगे और बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को समझेंगे। एक चीज़ आप दिमाग में रखो कि कहीं पे भी बवाल हो रहा है तो उसमें यूरोप ज़रूर इन्वॉल्व होगा। अब बवाल इन दी सेंस तुम वो मत चले जाना कि चाय की दुकान पे मैंने किसी से झगड़ा किया एक समोसे के लिए तो उसमें बवाल हुआ, अब इसमें मुझे बताओ कैसे यूरोप इन्वॉल्व है, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे कंट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल तुम देख सकते हो सबसे सही वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, और अभी करेंटली जो अगर फ्रेश एग्जाम्पल चाहिए मत जाओ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 पे, आप आ जाओ रशिया यूक्रेन पे, ठीक है। बढ़िया सी अच्छी खासी वॉर चल रही है। एक टर्म मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ कि जो रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर है, इट इज़ बेस्ड ऑन वर्टिकल एस्केलेशन, ठीक है, वर्टिकल एस्केलेशन। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं वो प्लीज़ मुझे इस टेक्निकल टर्म का मतलब कमेंट्स में समझाएं, कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। मैं आपको खुद बता सकता हूँ और नो डाउट मैं कल की क्लास में आपको ज़रूर बताऊँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप खुद से एक बार रिसर्च करें और चीज़ों को और बेहतर तरीके से जानें। तो रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर इज़ बेस्ड ऑन वर्टिकल एस्केलेशन। इस वर्टिकल एस्केलेशन टर्म का मतलब आप मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव कम्युनिटी के अंदर भी बता सकते हैं, या फिर कमेंट्स में आप डाल सकते हैं कि सर वर्टिकल एस्केलेशन या भैया वर्टिकल एस्केलेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी, और आपको भी इससे बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। जब आप सर्च करोगे, जब आप रिसर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, और इस टर्म का मतलब मैं ज़रूर आपको कल बताऊँगा, बट उससे पहले आई वॉन्ट कि आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूरोप, और इसी यूरोप के हमारे भाई थे क्रिस्टोफर कोलंबस। आपने ज़रूर नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज मेरे मुंह से सुन लिया होगा, ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की, ठीक है। एक्चुअली ना यूरोप वालों के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है, ये लोग कभी पूरी बात नहीं बताते हैं। सीधा बोलो ना कि यार भगाए गए थे, हमने खोज की, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, बिल्कुल नहीं। वास्को डिगामा ने भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज की, वो भी कैसे, ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। मैं भी आपको ये चीज़ें, ये कंसेप्ट और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे समझिए, जो आपका ऑटोमन एम्पायर था ना, ऑटोमन एम्पायर, टर्की वगैरह, इसने इन यूरोप वालों को इतनी मार मारी थी ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब इतना मारा कि बेचारे ये सब हो गए परेशान। और ये ऑटोमन एम्पायर वाले, ये जो टर्की का आपका एरिया, ये धीरे धीरे यूरोप के अंदर अपना कब्जा कर रहे थे। इस वजह से यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस भागा, जाके उसने अमेरिका खोज दिया। इधर से आपका वो भागा बार्थोलोमो डियोस, ठीक है, वो केप ऑफ गुड होप तक आया, अफ्रीका के अंदर एक जगह है, ठीक है। मैंने केप का मतलब आपको कल बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर केप का क्या मतलब होता है, ठीक है। याद आ रहा है वो केप पेनिनसुला, 3 साइड से पानी से कवर, हाँ वही वाला। कमेंट्स में लिख के बताओ मुझे कि केप का क्या मतलब होता है, ओके। तो इसने केप ऑफ गुड होप खोजा, बार्थोलोमो डियोस ने, ठीक है। वास्को डिगामा भागते भागते आया यहाँ से, जान बचाते बचाते अपनी, भारत पहुँचा वो, ठीक है। भारत आने के समुद्री रास्ते, सी रूट की खोज की थी वास्को डिगामा ने, ना कि भारत की, ठीक है। वास्को डिगामा हैज डिस्कवर्ड अ सी रूट टू रीच इंडिया। वो भी कैसे, इन्होंने डिस्कवरी की, बिल्कुल नहीं। ये ऑटोमन एम्पायर वाले जो थे, इन्होंने मारा, इतना मारा कि इनकी हालत ख़राब हो गई। उसके बाद जैसे जैसे ऑटोमन एम्पायर वालों ने धीरे धीरे यूरोप पे कब्जा करना शुरू किया, ये लोग निकल निकल के भागे कि हम अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढते हैं, और निकल निकल के खोज कर दी, ठीक है। ये किसी इंटेंशन, मेरा समझाने का मतलब क्या है कि ये जो आप नाम सुनते हैं वास्को डिगामा या क्रिस्टोफर कोलंबस, ये इंटेंशनली खोज करने नहीं गए थे। खोज करना इनकी मजबूरी बन गई थी, ठीक है, क्योंकि इन्हें अपने लिए सेफ जगह चाहिए थी। इतना सा कंसेप्ट है। बाकी इस बारे में मैं आपको डिटेल से आने वाली सीरीज़ में आगे भी पढ़ाऊँगा, ओके। अब आ जाते हैं अपने 7th कॉन्टिनेंट पे। तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ
ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको समझाना है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आप पहले से अपने नोटबुक में नोट करके रखिए, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछने से हिचकिचाना मत, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप जब चाहो मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो हमारा जो 7वें नंबर का जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब बेसिकली ये जो आपका पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है, ये एक्चुअली इसे हम नाम से जो जानते हैं, जो इसका एक्चुअल नेम है वो है ओशिनिया, ठीक है। दैट इज़ ओशिनिया महाद्वीप, ओशिनिया कॉन्टिनेंट है इसका एक्चुअल नाम। लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज़ आप कल को फादर बनोगे, ठीक है, कल को पापा बनोगे यार सब लोग, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ऑफिसर बनना है, ठीक है, ताकि आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त करें। तो जब आप पापा बनोगे, आपके सपोज़ 4 लड़के होंगे, 1 2 3 4। अब कई बार लोग क्या करते हैं ना कि जो सबसे बड़ा वाला लड़का होता है उसी के नाम से आपको बुलाते हैं। जैसे सबसे बड़े वाले लड़के का नाम सपोज़ है राहुल, तो वो आपको बुलाएंगे राहुल के पापा, ठीक है, लाइक दिस। ये एक छोटा सा फैमिलियर चीज़ है, फैमिलियर कंसेप्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ी सी फैमिलियर चीज़ है जो आपको समझने में आसानी करेगी, ठीक है। तो राहुल के पापा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपका ओशिनिया कॉन्टिनेंट है, इसका जो सबसे बड़ा वाला लड़का है, ठीक है, जो सबसे बड़ा इसमें आइलैंड है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए हम लोग इसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इसका एक्चुअल नेम जो है वो है ओशिनिया। और एक आपका और एक कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, दैट इज़ जीलैंडिया, ठीक है, वो इधर कहीं पे है, दैट इज़ जीलैंडिया। और वो धंस चुका है पानी के अंदर, आपका जीलैंडिया कॉन्टिनेंट धंस चुका है। अब ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों बोल रहे भैया आप? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर आपने कभी भी 5th 6th के अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी, तो जीलैंडिया अगर पानी के अंदर धंस गया तो ज़रूर उस पर काफ़ी सारी ट्रीज़ रही होंगी, ठीक है, एनिमल्स रहे ही होंगे, पेड़ पौधे रहे होंगे, जानवर वगैरह रहे होंगे। जब ये पानी के अंदर धंस जाएंगे, जब ये ओशियन के अंदर धंस जाएंगे तो ये बन जाएंगे, जब इन पे खूब सारा प्रेशर पड़ेगा, इट विल बी बरीड, ठीक है, इन पे बहुत ज़्यादा ताप पड़ेगा, तापमान जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर। इन शॉर्ट आप समझो कि प्रेशर और टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इन्हें बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी, ठीक है, दाब मिलेगा। कंप्रेस को आप समझ सकते हो, जो स्माइली वाली बॉल आती है ना, पीली वाली बॉल, उसको जब आप दबाते हो तो जो फिनोमेना होता है उसे हम कहते हैं कंप्रेशन। तो जब ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस होंगे तो ये बन जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम। यानी कि ऑस्ट्रेलिया और जो भी आसपास में आइलैंड्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कोल और पेट्रोलियम का। अब कोल और पेट्रोलियम को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो इकॉनमी से। किससे रिलेट कर सकते हो मेरे दोस्त? इकॉनमी से। इकॉनमी अगर आपकी है, इसका मतलब कि आप ट्रेड अच्छा खासा कर रहे हो, ठीक है भाई। कोल और पेट्रोलियम से को अगर मैं इकॉनमी से रिलेट कर रहा हूँ, इसका मतलब कि आप उसे बेचोगे, आप उससे ट्रेड करोगे, और ट्रेड करोगे तो उसे आप ऑटोमेटिक लगाओगे अपने कंट्री के डेवलपमेंट में, ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट में। और मेरे दोस्त यही रीज़न है कि ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ आप देख रहे हो, जैसे जापान हो गया, ठीक है, या आपका ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, या ये आपके यूरोप के कुछ देश, जैसे मैं नाम लेना चाहूँ तो फिनलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये इसी वजह से आज इतना डेवलप्ड हैं, ठीक है। सिर्फ कोल और पेट्रोलियम की वजह से नहीं, लेकिन हाँ एक जो फैक्टर आप कह सकते हो डेवलपमेंट का, वो ज़रूर कहीं ना कहीं कोल और पेट्रोलियम रहा है, ठीक है। स्पेशली इन द केस ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल और पेट्रोलियम मिलने के चांसेस फ्यूचर में हैं। और ज़रूर हर नेशन क्या कहते हैं, अगर डेवलप होता है तो उसने अपने भी मेहनत की होती है, ठीक है, उसने अपने भी कई सारी चीज़ों, जैसे आपकी एजुकेशन है, आपके हेल्थ है, उस चीज़ों पे फोकस किया होता है, इन्वेंशंस पे फोकस किया होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई की एप्लीकेशन पे फोकस किया होता है। इसी वजह से कोई भी देश डेवलप नेशन बनता है, ठीक है। अब तुम सिर्फ कोल और पेट्रोलियम पकड़ के मत बैठ जाना कि सिर्फ कोल और पेट्रोलियम जहाँ मिलेगा वहीं पे सारी चीज़ें होंगी। बेसिकली मेरा मतलब है ट्रेड से। अब ट्रेड आप किसी भी चीज़ का कर सकते हो, वो आप मसालों का ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड आप वेपन्स का कर सकते हो, ठीक है,
आपकी जो साइंटिफिक थिंग्स है जैसे चिप्स हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये आपके घर में जो एसी, कूलर, पंखा ये सब चल रहा है, इन सब की आप ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड ऐसा नहीं कि बगल वाले पड़ोसी से, कंट्री के टर्म्स में आप अगर ट्रेड करोगे, ठीक है, तो आपकी इकॉनमी को फ़ायदा होगा। और जो आपकी इकॉनमी जिस तरीके से होगी वो आप कंट्री के डेवलपमेंट में लगाओगे, और ओवरऑल आपकी जो कंट्री की डेवलपमेंट होगी उसके बेसिस पे यू विल बिकम अ डेवलप नेशन या डेवलपिंग नेशन या फिर अंडर डेवलप नेशन। ठीक है, तो बेसिकली मेरा जो की पॉइंट यहाँ पे आपको क्या पकड़ के चलना है वो है ट्रेड। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर जो है क्लियर है। सार्क वाला पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, बिकॉज अभी अगर मैंने इसे खींचा तो लगभग मुझे 15 से 20 मिनट और लगेगा, क्योंकि इसमें भी मैं आपको कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें समझाऊंगा। तो आज का जो मेनली हमारा लेक्चर था ये लगभग 26 से 27 मिनट का लेक्चर होगा, और आपका ये जो पूरा बेसिक था, बेसिक पोर्शन आज कंप्लीट हो गया है। कॉन्टिनेंट के बारे में मुझे आपको जितनी चीज़ें समझानी थी वो भी पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एक फैक्ट आप और लिख सकते हो कि ब्लाइंड कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो वो भी है आपका अफ्रीका। ब्लाइंड कॉन्टिनेंट क्यों? ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा मतलब मेरा यहाँ पे मतलब है इकोनॉमी से। ठीक है, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट क्योंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा धीमी है। ठीक है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा धीमी है, इसी वजह से अफ्रीका को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। यहाँ पे ना आप ज़्यादातर देखोगे तो सत्ता की लड़ाई है, यानी वो पोजीशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, जैसे हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हमेशा सत्ता के लिए लड़ाई होती रहती है। तो इसी वजह से इसे हम ब्लाइंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकॉनमी है, वो बहुत ज़्यादा धीमी है, बहुत ज़्यादा स्लो है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर है। आप खुद से सबसे पहले नोट्स बनाइए और इन चीज़ों को रिवाइज करिए। ठीक है, आई रिकमेंड यू कि ये लेक्चर आप 1.5 या 2x पे भी देख सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव के ऊपर मिल जाएगी। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो तो द ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव कम्युनिटी चैनल पे आप अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले सार्क। ठीक है, और करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ें होंगी तो वो भी मैं आपको धीरे धीरे कवर कराता चलूँगा। हमारा बेसिक लेक्चर कंप्लीट होता है। होप यू ऑल विल डू ग्रेट। नोट्स बनाइएगा, अच्छे तरीके से रिविजन करिएगा। कंटेंट हेल्पफुल लगे और कंटेंट समझ में आ रहा हो तो हमारे साथ जुड़िए विद टेलीग्राम चैनल, या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको चीज़ें हेल्पफुल लगे। ठीक है, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। रिवीजन कर लेना भाई लोग 1 से 2 बार प्लीज़, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से चीज़ों को रिवाइज कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा बनेगा। कुछ नहीं, आपको ये कॉन्टिनेंट दे देगा, कहेगा कि एरिया के हिसाब से, ठीक है, इसको आप अरेंज करो असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए। चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।